हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने डिफरेंशिएशन के बारे में समझा था। हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन के नाम से पता लग रहा है, अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग देखें, इंटीग्रेट करना यानी कुछ चीजों को जोड़ना यानी सम करना, एकीकरण करना। अगर हम शुद्ध हिंदी में जाएं तो इंटीग्रेशन मींस ये चीजों को इंटीग्रेट करता है यानी कि जोड़ता है, जबकि डिफरेंशिएशन में हमने चीजों को क्या किया था, एक तरीके से वैल्यू को रेट में कन्वर्ट करके डिवाइड किया था एक टाइप से, ये मान लीजिए, राइट। अब ये उल्टा काम कर रहे हैं, यानी कि वहां पर हमें कोई वैल्यू दी गई थी, हमने उससे रेट ऑफ चेंज फाइंड किया था, अभी हमें रेट दिया जाएगा और हमें वैल्यू वापस से फाइंड करनी है। तो व्हाट डज इट मीन, इंटीग्रेशन क्या हुआ, फिर डिफरेंशिएशन का अपोजिट यानी रिवर्स प्रोसेस हुआ, इसीलिए इसको रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है। आइए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। तो लिसन केयरफुली, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, एक जनरल फंक्शन है, राइट। अब इस फंक्शन में खास बात क्या है, देखिए खास बात इस फंक्शन के अंदर ये होगी कि यहां पर y इक्वल टू fx एक नॉर्मल फंक्शन है। अगर हम इसका एक डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx ऑफ y ऐसा भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू कोई ना कोई तो फंक्शन आएगा fx का, तो हमने उसको f डैश x मान लिया, f डैश x यानी कोई उसका डेरिवेटिव आ गया, किसका, y का, जो fx था उसका f डैश x आ गया। अब मान लीजिए f डैश x कोई उसका डिफरेंशिएशन यानी उसका डेरिवेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन क्या करेगा, वापस से उस फंक्शन को रिटर्न कर देगा, यानी उस फंक्शन को वापस दे देगा, अगेन आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन f डैश x है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इंटीग्रेशन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि वो एक सम होता है, तो सम के हिसाब से अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन का ये साइन होता है बच्चों, ये और कुछ नहीं है, इसका मीनिंग सिंपल होता है, जैसे सम मतलब कुछ चीजों को हम जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल ये s है, बट थोड़ा सा एलोंगेटेड है, यानी कि एक लार्जर लॉन्ग से s है, लॉन्ग लेटर s, जैसे हम नॉर्मल s लिखते हैं उसको थोड़ा सा खींच दिया गया है, बस इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन के तौर पे कि इंटीग्रेशन ऐसा साइन है और आप क्या कर रहे हैं, f डैश x, और इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, और किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में तो करेंगे, क्योंकि ये x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वापस से जो फंक्शन स्टार्टिंग का fx था वो रिटर्न मिल जाएगा। तो ये तो इसकी जनरल थ्योरी हुई। आइए इसके कुछ परसेप्शंस, कुछ एग्जांपल रिजल्ट में चलते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, मान लीजिए y इक्वल टू x की पावर n, बहुत अच्छे से ये डिफरेंशिएशन में भी हमने रिजल्ट पढ़ा था। और मान लीजिए हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, तो क्या होता है इसमें, n x की पावर n माइनस 1 आ गया। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने दो काम किए थे। नंबर वन, आपने एक तो इसकी पावर से स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया, नंबर टू आपने जो इसकी पावर थी उसमें से एक लेस कर दिया, डिक्रीज पावर बाय 1, एक पावर माइनस कर दिया, तो कितना बचा, n माइनस 1। यहां तक तो आपने डिफरेंशिएशन में किया था। मल्टीप्लिकेशन में हमें दो काम करने होते हैं, लेकिन दोनों काम का जो सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा, और दोनों काम के सीक्वेंस में अपोजिट होने का मतलब ये हो गया, यानी कि हमें काम करने तो दो ही हैं, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर यानी रिवर्स, और करना भी अपोजिट है। यानी यहां हम पावर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या करेंगे, पावर जो हमारी है उसको इंक्रीज करेंगे, यानी डिक्रीज करने की जगह क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो पहले नंबर पे मैंने लिखा है, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, पावर को इंक्रीज कर देते हैं, कितना, 1 पावर इंक्रीज करने के बाद अब हम क्या करते हैं, उसके बाद जो न्यू पावर आ जाती है, यानी कि n है, तो n में +1 करने पर n+1 हुआ, और n+1 को हम न्यू पावर मानते हैं, और इससे हम क्या कर देते हैं, साथ में डिवाइड भी कर देते हैं। तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से हमने इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकाला, यानी कि हमने इंटीग्रेशन y dx, इसका मतलब इंटीग्रेशन x की पावर n किया, तो ये रिजल्ट आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई इसमें डाउट होगा तो आप एक बार वीडियो को रिज्यूम करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम x की पावर n का फाइनल इंटीग्रेशन की बात करें तो कितना हुआ। फाइनल इंटीग्रेशन बच्चों इसका होगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx या विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n की एक पावर को +1 कीजिए, n+1
जो न्यू पावर आई है उससे डिवाइड कर दीजिए n+1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा है इंटीग्रेशन x dx। अब x dx लिखा है तो उसकी पावर 1 ही मानी जाएगी, आप ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 पावर लिख रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट देखिए इसका क्या होना चाहिए, x की पावर पे 1 प्लस करना है तो 1 प्लस कितना हो गया 1, तो 1+1 से हम नीचे डिवाइड भी करेंगे। फाइनल आंसर x की पावर 2/2। दिस इज फाइनल। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 में +1 कीजिए, कितना हुआ 2 + 1 3, और जो न्यू पावर आई है उससे डिवाइड भी करेंगे, रूल नंबर 2/3। तो दिस इज फाइनल आंसर। ये इसका क्या माना गया, फाइनल इंटीग्रेशन रिजल्ट आ गया। ठीक है, आइए इसको करते हैं। देखिए इसमें कैसे करना होगा, यहां पावर माइनस में है, क्या करेंगे x की पावर -4 + 1 करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, -4 + 1 करेंगे, फाइनल आंसर x की पावर -3 बचेगा, नीचे भी -3 बचेगा। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3x³, क्योंकि x की पावर -3 नीचे आने पर कितना होगा +x³ हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब आपको इसके बारे में एक चीज ये बतानी है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर n = -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। कौन से वाला, ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब इसका रीजन देखिए क्यों वैलिड नहीं है। देखिए रीजन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है, मान लीजिए हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx, यानी कि यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -1। अभी क्या करना होगा रिजल्ट के तौर पे, रूल नंबर 1 इंक्रीज द पावर बाय 1, रूल नंबर 2 डिवाइड बाय द न्यू पावर। तो क्या करेंगे, x की पावर -1 + 1, फिर -1 + 1, तो x की पावर 0/0। और बच्चों आप शायद जानते भी होंगे कि अगर एनी वेरिएबल और एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन इट इज नॉट डिटरमाइंड या इनडेफिनेट के अलावा और आप इसको इंफिनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट मींस ये नंबर यहां एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन एग्जिस्टिंग है, तो इसीलिए ये यहां पर फॉर्मूला -1 के लिए वैलिड नहीं होता है। अब क्वेश्चन राइज होता है, अगर -1 पावर आ जाए तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। तो उसका रिजल्ट ध्यान से देखिए, उसका रिजल्ट होगा इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx = इंटीग्रेशन 1/x × dx। अब आप इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, ये मेथड इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा log x at base e। This is final result of this integration. Few more results are there which we have to discuss. Okay, आगे के बारे में बात करते हैं। इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आपसे बात की कि किस तरीके से इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की ओर ध्यान देते हैं कि इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होंगे। देखिए उस रिजल्ट्स को जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इनको जानने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ जहां से हमने वीडियो आज स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था y = फंक्शन ऑफ x। इस तरह से हमने एक फंक्शन लिया था। अगर y = फंक्शन ऑफ x है तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो वो डेरिवेटिव हो गया हमारा f'(x). आई होप ये बात आपको स्टार्टिंग में आपने देख ली थी, यानी कि f'(x) इज द डेरिवेटिव ऑफ y। तो हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं एक चीज आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैं इस डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं। ये सिंपल इंटीग्रेशन का है, हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन वापस से ये फंक्शन हमें मिल जाएगा। ये फंक्शन वापस से हमें मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में था। यानी इस फंक्शन का पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव के बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया तो वापस से फंक्शन आ गया। ठीक है, आइए रिजल्ट्स को याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ गए थे, याद भी रह पाए हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यानी कि आपको
एक पंथ दो काज वाला काम करना है, याद करने डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले और उनका रिवर्स करना है, तो इंटीग्रेशन आपको ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में आते हैं। मैं पहले आपको थर्ड लेके बता रहा हूं किस तरीके से। मान लीजिए मैंने थर्ड लिखा, मैं इस dx अपॉन x को अलग अलग करके लिख सकता हूं मल्टीप्लिकेशन में। मैंने इसको लिखा 1 अपॉन x इंटू dx और उसका रिजल्ट लिखा हुआ है सामने log x एट बेस e प्लस c। बेस e लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है, एक बात। दूसरी बात बची ये कि यहाँ पर जो c लिखा हुआ है ये किस लिए लिखा हुआ है। अगर आपको ध्यान मतलब मैंने स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने इंटीग्रेशन के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है इनडेफिनिट। इसका मतलब अगर ये इनडेफिनिट है तो इसका मतलब कुछ चीज डेफिनेट भी होती होंगी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि डेफिनेट और इनडेफिनेट दो चीजें यहाँ पर आएंगी। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। हम जो इस समय पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं आती है, यानी कि इसके अंदर कुछ एक जो फाइनल रिजल्ट आता है साथ में कुछ एक और एडिटिव वैल्यू ऐड होती है जो बहुत ही माइन्यूट वैल्यू की हो सकती है। इसीलिए उस रिजल्ट को अकम्प्लिश करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी है ये कांस्टेंट ही, हम इसकी वैल्यू चाहें तो इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिलहाल फिजिक्स में हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आगे चल के आ रहे हैं उनमें मैक्सिमम जगह पर कहीं पर भी आपको c की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन शायद कई जगह पर आपको c लगाने की जरूरत भी ना पड़े। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन हम चीजों को रॉन्ग नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर इसी तरीके से लिख करके चलेंगे। ओके, अब मैं आपको कंपेयर करना सिखा रहा हूं। आप प्लीज एक बार इन दोनों चीजों को कंपेयर करके देखिए, आपको ये क्या कंपैरिजन में पता लगेगा। इसको और इसको कंपेयर कीजिए। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो f डैश x तो इक्वल हो गया 1 अपॉन x के, और यहां से फंक्शन किसके बराबर हो गया, log x के। मेरी बात समझ में आ रही है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि मान लीजिए ये y के बराबर है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं dy बाई dx करता हूं तो उसका रिजल्ट 1 अपॉन x आता है, और बच्चों 1 अपॉन x ये रहा आपके सामने। इसका मतलब अगर आपने डिफरेंशिएशन में log x का डेरिवेटिव याद रख रखा है कि वो 1 अपॉन x होता है, राइट। log x का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मैंने आपको बोला था वहां तीनों नाम एक ही होते हैं। अगर आपको ये याद है तो आपको बहुत आसानी से ये पता लग जाएगा कि यहाँ 1 अपॉन x आ रहा है। इट मींस ये जो डिफरेंशिएशन रिजल्ट है हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, और ये डिफरेंशिएशन रिजल्ट किस फंक्शन का है, ये log x फंक्शन का है। इसीलिए हम इसके आंसर में यानी कि वापस से वही फंक्शन लिख देंगे जिसका ये डेरिवेटिव खुद है, और ये 1 अपॉन x डेरिवेटिव किसका है, log x का है। और अब हम इस 1 अपॉन x डेरिवेटिव का क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो वापस से हमें क्या मिलेगा, वही फंक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक याद रखने का थंब रूल बताया है, आप इस तरीके से इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे रिजल्ट है, कोई एक दो रिजल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर sin x लिखा हुआ है, अगर हम sin x को ध्यान से देखें तो उसका ये cos x क्या चीज है, cos x जो है अपने आप में क्या चीज है, डेरिवेटिव है किसका, sin x का। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, sin x, ठीक है। इसी प्रकार से sin x यहाँ पर लिखा है, ये डेरिवेटिव रिजल्ट है, और हम इसका उल्टा करने जा रहे हैं, क्या, इंटीग्रेशन, यानी वापस से हमें क्या मिलेगा, फंक्शन मिल जाएगा cos x। इस तरीके से आई होप ये बात आपकी समझ में आ रही होगी और इजीली आप इस चीज को फाइंड कर पाएंगे। बस आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर इंटीग्रेशन sin x कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस cos x आएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट है, tan x का, तो वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो tan x वापस आ जाएगा। cosec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट है, cot x का, तो वापस से रिजल्ट करेंगे तो क्या आएगा, cot x आ जाएगा। क्योंकि cot x का माइनस cosec स्क्वायर होता है, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस आपको यहाँ लेना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस नहीं था तो माइनस आपको यहाँ लेना पड़ेगा।
इस तरीके से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। sec x tan x जो है आपका sec x का होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो वापस से sec x आ गया। इस तरीके से ये सारे फंक्शंस आपको शायद क्लियर हो रहे होंगे। आई होप इसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक दो फंक्शन है जो अच्छे से एक बार बताने हैं। उन फंक्शंस की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसमें हमें क्या एक्स्ट्रा करना होता है। लिसन केयरफुली, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर नंबर 10 को एक बार ध्यान से देखिए। नंबर 10 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है ax प्लस b की होल पावर n और इंटू dx। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इसका रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको समझ ना पाए। इसमें क्या करना है बच्चों, इस रिजल्ट में हमें ऐसे सोचना है जैसे x की पावर n होता है, जैसे x की पावर n। और मैंने आपको इंटीग्रेशन अभी बताया कि क्या करना होता है, दो काम करने होते हैं। एक तो पावर में +1 करना होता है, यहाँ पर +1 पावर आएगा, और n+1 से उसको डिवाइड भी करना होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर n की जो पावर है उसमें +1 यानी कि n+1 करने वाले हैं। एक बात क्लियर हो गया। अब जो न्यू पावर आई है n+1, उसी पावर से हम लोग यहाँ पर डिवाइड भी करने वाले हैं। बोले यहां तक शायद आपको काम समझ में आ गया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। बहुत रिलैक्स होकर के आराम से वीडियो को स्टार्टिंग से रिज्यूम करके देखिए बार बार, आपको जितनी भी चीजें बताई गई हैं एकदम 100% क्लियर हो जाएंगी। अब यहां तक हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे इसमें एक काम करना अभी और बाकी है। आपने पावर का तो रिजल्ट निकाल लिया, पावर का डिसीजन ले लिया, लेकिन जो अंदर ब्रैकेट का कंटेंट है, जो एक्सप्रेशन है ax प्लस b, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया। तो क्या करना होगा, यहां पर d/dx ऑफ ax प्लस b से डिवाइड करना होगा। शायद आप थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। ये फॉर्मूला है कि जो ऊपर एक्सप्रेशन बचता है उसका डेरिवेटिव यानी यस d/dx, उसका डेरिवेटिव यानी d/dx से डिवाइड करना होता है। अगर हम ये चीज डिवाइड करते हैं तो फाइनली देखिए क्या रिजल्ट आता है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b। अब ध्यान दीजिए किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जा रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो फंक्शन कौन हुआ, x का फंक्शन हुआ। बाकी सब अगर चीजें अकेली आई हैं तो क्या होगी, कांस्टेंट और जीरो होंगी। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ तो जीरो नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई में एज इट इज लिखा जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, a बार d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ b। अब ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई में है तो ये जीरो नहीं होगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1, ये अकेला है 0। फाइनल आंसर a प्लस 0 दैट इज a। तो यहां पर क्या आएगा, ax प्लस b की होल पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, और यहां पर आ गया a। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए वो रिजल्ट सामने लिखा है, और साथ में हम लिख देते हैं c। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात, कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो प्लीज अभी पूछ लीजिएगा, एक बार वीडियो में देखकर समझ लीजिए, कोई कमेंट करके बता सकते हो। आते हैं नेक्स्ट नंबर 11 में। ये देखिए ध्यान से, क्या करना है इसमें, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को रिजल्ट देना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b। बच्चों ध्यान से देखिए, मैं यहां पर जो dx अपॉन a प्लस b है इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख रहा हूं, 1 अपॉन दिस मच अपॉन इनटू dx। यानी ये बिल्कुल ऐसे हो गया, आप इसको ऐसे समझ के चलिए जैसे 1 अपॉन x लिखा है, क्योंकि यहाँ x की लीनियर पावर है यानी कि 1 डिग्री पावर है, तो इसलिए हम इसको 1 अपॉन x की तरह ट्रीट करके चलेंगे। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 अपॉन x का भी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था log x होता है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना होगा, हम ये नहीं देखेंगे कि इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, या कुछ कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई में है या नहीं है। सिर्फ इतनी एक चीज चेक करनी है कि इसकी लीनियर पावर है यानी 1 डिग्री पावर है, बस। अगर 1 पावर है ओवरऑल किसी भी टर्म को मिलाकर, तो समझ लीजिए इसमें 1 अपॉन x वाला ही रूल लगना है। तो यहां पर ये चीज मानी जाएगी log x यानी कि log ax प्लस b एट बेस e। इतना काम तो हो गया, बट दिस इज जस्ट नॉट डन, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें एक काम बाकी है। क्या बाकी है, हमने 1 अपॉन x के हिसाब से तो log x कर दिया, ये समझ में आता है, बट जो एक्सप्रेशन ax प्लस b है इसका रिजल्ट अभी नहीं निकला है, इसको फिर से करना है। और यही ऊपर वाली बात क्या करना होगा, d/dx ऑफ कितना
ax प्लस b। और बच्चों dy बाई dx ऑफ ax प्लस b में हमें क्या चीज करनी होगी, ध्यान दीजिएगा, फिर से वही काम करना है, आपको रिजल्ट पता है फिर से क्या आने वाला है, a। तो फाइनल आंसर इज log ax plus b at base e upon a plus c। this is done। now this is done। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं आगे के रिजल्ट्स आपको समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा आगे के रिजल्ट्स में क्या चीजें समझने वाली हैं। यहां पर आप देख रहे हैं e की पावर x, अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंशिएशन में भी एज इट इज लिखा था, ये e की पावर x ही रहने वाला है, इसमें नो चेंज। आगे आते हैं a की पावर x इंटू dx। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहने वाला है, लेकिन डिवाइड में क्या आएगा, d बाई dx ऑफ a की पावर x। और अगर आपको याद हो तो d बाई dx ऑफ a की पावर x में log a एट बेस e आता है, याद करिए। और बच्चों यहां पर मैं आपको अब log की एक और प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, इस प्रॉपर्टी को एक बार आप ध्यान से समझिए, क्या है ये प्रॉपर्टी। log की प्रॉपर्टी में हम लोग बेस इंटरचेंज करते हैं तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ले रहा हूं log m एट बेस n, कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी log वैल्यू हो सकती है, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं तो यहाँ पर बेस और वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि ये ऊपर और बेस इसका नीचे। बिल्कुल ऐसे ही मैं लिख सकता हूं log a एट बेस e इज इक्वल टू log e एट बेस e, उल्टा हो गया। या फिर अगर मैं इसको ऊपर बचाऊं तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि वाइस वर्सा। बिल्कुल यही काम हमने यहां पर किया बेटे, देखिए ध्यान से, a की पावर x अपॉन log a की पावर a एट बेस e, अगर ये ऊपर जाएगा तो log e एट बेस a एंड प्लस c। आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं और एक लाइन और आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, रिज्यूम करके चेक कर सकते हैं वीडियो को। ओके, नाउ द 14 नंबर में आते हैं, लास्ट। क्या करना है इसमें, आप देख पा रहे हैं कि y के इक्वल अगर हम इसको माने तो y इज अ फंक्शन ऑफ u, v w एंड u v w आर द फंक्शन ऑफ x। क्या मतलब है, यानी कि ये सभी x के फंक्शंस हैं, तो जब ये x के फंक्शंस हैं तो इनको इंटीग्रेट भी x के ही रेस्पेक्ट किया जाएगा, इसके अंदर के कंटेंट x के अंदर एक्सप्रेशन के रूप में लिखे होंगे, तो हम इनको अलग अलग प्लस माइनस में जैसे भी लिखे होते हैं हम इनको टर्म वाइज अलग अलग स्प्लिट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन u dx, प्लस माइनस साइन अलग हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन v dx, फिर से प्लस माइनस इंटीग्रेशन w dx। इस तरीके से हम इसको बच्चों क्या कर सकते हैं, फाइनली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए क्या करना है इसके रिजल्ट में। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1 अपॉन x। देखिए इसके रिजल्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1 अपॉन x और साथ में यहां पर आ गया dx। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसमें से कौन कौन से फॉर्मूले यहां पर अप्लाई करके इनको इंटीग्रेट करके फाइनली फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए और समझिए क्या किया जा सकता है, बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे मानिए जैसे मैं आपके 14 नंबर रूल आपको समझा रहा था। 14 नंबर रूल के हिसाब से अब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं, मतलब ये है तो uvw x के ही एक्सप्रेशन, लेकिन ये सभी अलग अलग रूल वाले एक साथ कंबाइन हो गए। कैसे हुए, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला रूल कौन सा है, x की पावर n वाला रूल है, फिर cos x वाला रूल कौन सा है, 4 नंबर रूल है, 1 अपॉन x कौन सा है, रूल नंबर 3 है, एक साथ कंबाइन होके आ गया। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। एक चीज मैं आपसे नंबर 2 डिस्कस करना रह गया था, एक मिनट आपको नंबर 2 डिस्कस करके बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर देख लेंगे, इंटीग्रेशन dx, इसका रिजल्ट कैसे आएगा। देखिए ध्यान से, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओके, कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन है और dx है और कुछ नहीं है। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 मल्टीप्लीकेशन में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट में। तो 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 को क्योंकि x के रेस्पेक्ट में फंक्शन है तो x की पावर 0 लिखा जा सकता है। अभी मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है या क्यों किया जा रहा है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अभी जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो रूल क्या होता है, रूल नंबर 1, ये सिर्फ -1
वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके लिए है। तो क्या होगा 0 + 1 अगेन 0 + 1, राइट। और 0 + 1 कितना होता है 1 होता है, और 0 + 1 फिर से 1, यानी कि फाइनल आंसर कितना बच गया x, और साथ में क्या है c, ये देखिए x + c। तो इस तरीके से हम इसके एक्सप्रेशन को यहां पर भी आसानी से फाइंड कर पाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं इसको इंटीग्रेशन रिजल्ट को क्या करना होगा। टर्म्स को स्प्लिट कर दीजिए। ओके, स्प्लिट्स हो गई, अलग अलग हो गई। अब इस टर्म में ये वाला रूल लगा दीजिए। कौन सा रूल नंबर 1। क्या होगा इसका रिजल्ट x³ / 3। 2 में +1 करेंगे 3 हुआ, न्यू पावर 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया, माइनस रूल नंबर 4 लगेगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x लीजिए, यहां पर sin x आ गया, ठीक है, प्लस का साइन 1/x। रूल नंबर 3 क्या करेंगे log x एट बेस e + c, फाइनल आंसर, क्वेश्चन फिनिश्ड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को रिज्यूम कर करके चेक कर लीजिए, कोई चीज आपकी अगर डाउटफुल है तो प्लीज एक बार कमेंट में बताइएगा, देखिएगा।